हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं MS रात और मैं SR क्यूरियस माइंड्स में आपका स्वागत करता हूं। आज 1 फरवरी और यूनियन बजट का जो प्रपोजल है 2025-26 के लिए वो संसद में रखा गया है। लेकिन यहाँ अभी तक जो मैंने सर्च किया है, मुझे लगता है कि इस बजट में जो पेंशनर्स हैं, 80 लाख पेंशनर हैं, EPS 95 के तहत उनको इसमें टोटली इग्नोर किया गया है। लेकिन बजट में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उस पर भी हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ तक EPS 95 के तहत जो पेंशनर हैं तो वो थोड़ा आज निराश होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बजट तो वन डे अफेयर होता है। सरकार साल भर में अनगिनत फैसले करती है और क्योंकि इसमें बजट अलोकेशन की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि हमारा खुद का पैसा है EPFO के पास और EPFO उस पे कैलकुलेशन करके शायद सरकार को डेटा दे और सरकार हम इस पे डिसीजन ले, और उसके बाद भी अगर लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार कर सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरली अंडरस्टैंडिंग थी कि बजट में इसके ऊपर कुछ चर्चा होगी, लेकिन वो नहीं हुई है। तो फिर भी अगर किसी के पास कोई अपडेट हो तो प्लीज़ शेयर करें। अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ा जो भी टैक्स पेयर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनको कि फाइनेंशियल डेटा, स्पेशली बजट से रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा में इंटरेस्ट होता है, वो आगे का वीडियो देख सकते हैं। ये न्यू टैक्स रेजिम में पहले साल के न्यू टैक्स रेजिम के सापेक्ष वहाँ 3-3 लाख के डिफरेंस पे 5-5% टैक्स इंक्रीज करते थे, यहाँ 4 लाख कर दिया। तो अल्टीमेटली हर टैक्स ब्रैकेट में आने वाले टैक्स पेयर को कुछ न कुछ फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ जो सीनियर सिटीजन है उनका जो फिक्स डिपॉजिट है, इंटरेस्ट से जो भी इंटरेस्ट आता है बैंक से, उसको 50,000 से 1 लाख कर दिया गया। तो एक पॉजिटिव स्टेप है, कुछ थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। और टैक्स पेयर्स का जैसे था कि आप 2 हाउस हैं उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, पहले की तरह इसको भी कंटिन्यू करके रख दिया गया है। और जो अपडेटेड रिटर्न्स भरने होते हैं कभी कभी, तो उसकी अवधि 2 साल से 4 साल कर दी गई है। हम थोड़ा फाइनेंशियल डेटा में जाते हैं। जो स्टूडेंट्स या जो भी टैक्स पेयर इन डेटा में इंटरेस्ट रखता है, प्लीज़ वही आगे चले। और इस साल का बजट, कोई भी पूछता है कि आपका बजट कितना क्या है बजट वैल्यू, तो इस समय करीब करीब मोटे तौर पे 51 लाख करोड़। ये लाख करोड़ क्या होता है? 1 लाख करोड़ को ट्रिलियन रुपीज़ भी कहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपीज़ को ट्रिलियन, तो 51 ट्रिलियन रुपीज़ का हमारा बजट है। लेकिन जो हमें टोटल रेवेन्यू आया है बोरोइंग के अलावा, वो करीब करीब 35 लाख करोड़, 35 ट्रिलियन रुपीज़ आया है। तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? बाकी पैसा आएगा बोरोइंग से। तो नेट टैक्स रिसीव, इसमें भी जो रेवेन्यूज हैं टैक्स वाले, जैसे GST है, इनकम टैक्स है, एक्साइज है, और दूसरे जो सरकार की इनकम होती है कॉर्पोरेट टैक्स, इससे 28.37 लाख करोड़ रुपीज़ आए हैं। और जो ये डिफरेंस है 35 और 28 में, ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, दूसरे कैपिटल रिसीप्ट्स हैं। इसको क्या होगा कि इस ये जो डिफरेंस है, ये 15 लाख, करीब करीब 15 लाख करोड़ का, वो कहाँ से आएगा? उसको बोरोइंग से आता हो। बोरोइंग कहाँ से होगी? इंटरनल रिसोर्स से होती है। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचती हैं, और जो बाहर के मॉनेटरी फंड्स हैं वहाँ से भी सरकार लोन लेती है। तो तब जा कर के अगर हम ये 15 लाख करोड़ का जब लोन लेंगे, तब हमारा बजटरी रिक्वायरमेंट पूरा होगा। क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू जो कलेक्शन है
जो हमारी इनकी सरकार की इनकम है वो करीब करीब 35 लाख करोड़ है, जबकि खर्चा होगा 51 लाख करोड़। और उसमें जो शेष है उसको सरकार कर्जे के रूप में लेगी। आगे देखते हैं कि जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इस बार उसका जो प्रोजेक्शन है 2025-26 के लिए 6.3 से 6.8 रखा गया है, और कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट थोड़ा डाउन जाएगी इस साल। जो 2024-25 की जो ग्रोथ रेट थी 6.4 रही, अभी वो 6.3 to 6.8 हो सकती है। तो अब ये कहेंगे कि ये जीडीपी कितनी है, देश की जीडीपी जो 24-25 की जीडीपी में 6.3 to 6.8 इंक्रीज होगा। तो जीडीपी कितनी है 2025 से 24-25 की 185 लाख करोड़, 185 ट्रिलियन ये रियल जीडीपी है, और 324 लाख करोड़ नॉमिनल जीडीपी। रियल और नॉमिनल आप समझते होंगे। नॉमिनल होती है कि ऑल द गुड और सर्विसेज जो प्रोड्यूस करती है देश, तो उसकी जो करंट प्राइस क्या है, जबकि जो रियल जीडीपी होती है उसमें इन्फ्लेशन को डिस्काउंट किया जाता है। तो मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल पर्पज ये 324 लाख करोड़ का ये मतलब होता है। जो हम कह रहे हैं कि हमारी अभी 1-2 साल के अंदर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, तो 5 ट्रिलियन डॉलर होती हो, 5 ट्रिलियन डॉलर। तो 24-25 में 324 लाख करोड़ है। अगर इसको हम 86-87 जो डॉलर टू रुपीस का जो अनुपात है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये 3.25 ट्रिलियन डॉलर करीब होता है। तभी हम 3.5 से 4 के बीच 3.5 to 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच हमारी जो जीडीपी है उसको अभी हमें 5 ट्रिलियन तक ले जाना है। अब एक चीज यहाँ पे आती है कि द फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 4.4% ऑफ जीडीपी। ये डायरेक्ट कभी नहीं कहेंगे कि हमने 14 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ का कर्जा लेना है। ये थोड़ा मिसलीडिंग होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये 4.4% ऑफ जीडीपी ठीक है। हम 100 रुपया कमाते हैं तो 5 रुपया तो हम ये कम ज़्यादा कर ही सकते हैं, उसमें बहुत चीज़ नहीं, बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ बात होती है करोड़ों की। तो 15 लाख करोड़ जो बोरोइंग्स है, ये बोरोइंग्स 4.4% ऑफ जीडीपी है। अब आपको ना तो जीडीपी का पता होता है, जीडीपी हमारी है 324 लाख करोड़, और इसका 4.4 लेंगे तो वो आता है उसकी वैल्यू आती है 14.2 लाख करोड़। तो हम 14-15 लाख करोड़ कर्जा लेके सरकार अपना काम करती है, लेकिन इसका बोझ भी सरकार के ऊपर पड़ता है। तो कहते हैं कि ठीक है जीडीपी के 4-5% तक ये कर्जा लिया जा सकता है, ये लेकिन इसके लिए जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, कर्जा हर साल लाते हैं और उसी कर्जे को फिर इंटरेस्ट के रूप में उनको देते हैं ताकि हमको नए तरीके से कर्जा मिले। इससे और स्पष्ट होगा कि 1 रुपया कहाँ से आता है या 100 रुपये कहाँ से आते हैं। 22 रुपया 22% इनकम टैक्स, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, 18% जीएसटी, 17% कॉर्पोरेट कस्टम से आता है 4%। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट बहुत कम, नॉन टैक्स रिसीप्ट जो इसका टैक्सेस जीएसटी एंड इनकम टैक्स और ये सारे दूसरे जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी कस्टम वगैरह है, उसके बाद जो हम सरकार से जो भी
सेवाएं लेते हैं सरकार, कहीं ना कहीं उसके चार्जेस करती हैं, फीस लेती हैं, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आती हैं। तो कुल मिला के इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है ना 24%, वो बोरोइंग्स का है, लाइबिलिटीज़। हर साल वो 14-15 लाख करोड़ सरकार के कर्जे में जा रहा है। तो उसके लिए तो आपको क्या होगा कि जब कर्जा लेते हैं तो उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा पुराने कर्जे का। तो देखते कैसे जाता। इंटरेस्ट पेमेंट जो 24% इंटरेस्ट लिया था ना, ये लोन लिया था, उसमें से 20% तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा। 4% पेंशन जाती है टोटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। दूसरे एक्सपेंडिचर होते हैं 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो इसमें भी 8% जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र 8%। जो जीएसटी वगैरह सरकार कलेक्ट करती है उसमें से करीब करीब 22% हिस्सा राज्यों का होता है, तो वो राज्यों को दिया जाता है। क्योंकि राज्यों का जो जीएसटी होता है, एक तो उनका खुद का इकट्ठा किया हुआ जीएसटी होता है, और एक सेंटर उनके जगहों पे जो इकट्ठा करता है उसको वापस उनको देता है। और ये डिफेंस बजट 8%। सब्सिडीज़ जो हम कहते हैं कि सरकार बड़ा उसको यूज करती है कि लोगों को जो जनहित के लिए दिया जाता है, 6%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडीज से डिफेंस और सब्सिडी का ये दिया। बाकी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है 16% उसमें चला जाता है। बजट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है और मुझे आशा है कि पेंशन वाला इश्यू भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जय हिंद, थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।